नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, लखनऊ में सीएम आवास पर निकाय चुनावों को लेकर बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। इस दौरान बैठक में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। तो वहीं सीएम योगी बैठक में निकायों के प्रभारी मंत्रियों से सीटों का फीडबैक लेते नजर आए और प्रभारी मंत्रियों को निकाय चुनाव तक प्रभार के क्षेत्र में रहने को कहा गया है। इस दौरान संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने निकाय चुनावों को लेकर पार्टी ने जो रोड मैप तैयार किया है उस पर भी बातचीत करी है और उस रोड मैप को साझा किया है। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे नगर निकाय चुनावों को लेकर यूपी कांग्रेस कमेटी ने अपने चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस यूपी के 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषदों और 544 नगर पंचायतों सहित सभी वार्डों में जिताऊ और मजबूत प्रत्याशी उतारेगी, जिसके लिए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में लगातार बैठकें चल रही हैं। प्रभारियों की नियुक्तियां हो रही हैं और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर ब्रजलाल खाबरी ने जनता टीवी से भी खास बातचीत की है। सुनिए। हमारे साथ कांग्रेस के अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी हैं और जो है नगर निकाय चुनाव का उद्घोष हो चुका है, तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी। और अब खाबरी जी बताएं सर, कांग्रेस की क्या रोल? कांग्रेस पूरी तैयारी में है जी और पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत सभी जगह चुनाव लड़ेंगी और एक ऐसे रिजल्ट देगी जो देखने लायक होंगे, चौंकाने वाले होंगे। दूसरा क्या है कि प्रत्याशी का चयन अब शुरू हो गया है? हाँ, प्रक्रिया बहुत दिन से चालू है और आज शाम को हमारी एक कोर कमेटी की बैठक है। कल से नाम भी उजागर होने लगेंगे। अगर ये एक बात चल रही है कि 5 प्रस्ताव महापौर के जो है आप नाम फाइनल कर चुके हैं, क्या सही है? नहीं, फाइनल नहीं है अभी तो। जो हमारी कमेटी है, प्रांतीय कमेटी है, प्रदेश की कमेटी है, इन सब ने अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने नाम जुटाना शुरू किए हैं। इन सबको कंपाइल करके एक बैठक होगी और बैठक के बाद उस पर निर्णय करेंगे कि पिछले चुनाव की जो गलतियां थी उससे कोई सबक लेगी कांग्रेस इस बार? पिछले बार क्या गलतियां हुई, क्या आगे सबक लेना है, ये तो हमेशा राजनीति में होता ही रहता है। जहाँ गलती होती है उसको सुधारते हैं और राजनीति में क्या हर क्षेत्र में होता है, गलती सुधार का रास्ता है। आगे सुधारा जाता है और सुधर जाता है तो उसके रिजल्ट आते हैं और इसे करने में कोई बुराई नहीं है। जहाँ गलती हुई है उसमें सुधार करेंगे। एक कांग्रेस का खाबरी ये भी आरोप है कि जो प्रत्याशी चयन किए गए, मतलब जो सीटें घोषणा की गई हैं ओबीसी और एससी, तो क्या इसमें कुछ गड़बड़ी की उम्मीद आपको कर रहे हैं? लगातार आरोप लग रहे हैं। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना रवैया है। झूठ बोल करके, लोगों को भ्रमित करके, गलत को 100 बार बोलेंगे तो सही जैसा नज़र आने लगे। ये उनका एक फार्मूला है। आज भी उन्होंने जो ओबीसी के आरक्षण को कोर्ट ने बोला था कि इसको आप करके और 4 दिन के अंदर पोर्टल पे डाल करके प्रदेश की जनता को दिखाएं कि हमने ये काम किया है। तो जब हमने उसका एनालिसिस किया है तो बैकवर्ड का रिजर्वेशन 27.5% है, वो भी 20 और 21 के बीच में आके लटक गया। शेड्यूल कास्ट का, SC ST का जो आरक्षण है 21% और 4%, 2%, 21 और 2, ST का 2% है और 21% शेड्यूल कास्ट का है। इसको भी उन्होंने उठा करके 14 और 15 पे ला दिया। तो ये किसके साथी हैं? OBC के हैं, SC ST के हैं, किसके साथी हैं? और दिखाएंगे इतना बड़ा कि नहीं मैंने OBC के लिए ये कर दिया, SC के लिए ये कर दिया, मैंने इनको ये दे दिया, उनको वो दे दिया। लेकिन जब रिकॉर्ड में आके देखते हैं तो 27 की जगह तुम 22 दे रहे और 21 की जगह आप 15 दे रहे हो। तो ये बिल्कुल दोषपूर्ण प्रक्रिया है। थैंक यू।
तो ये थे ब्रजलाल खाबड़ी जी, जिनका कहना है कि ओबीसी और एससी के आरक्षण की सीटों में जो है भाजपा ने गड़बड़ी की है, जो उनकी संख्या जितनी होनी चाहिए उतने परसेंट उन्होंने नहीं दिया गया है। आज जब सूची सामने आई है तो उसके एनालिसिस करने पे बात सामने आई है। इसके अलावा अब कांग्रेस अपने चुनाव के लिए पूरी तरह मुस्तैद है और वो क्षेत्र में जा करके अपने जो है कैंडिडेट्स भी तय कर रही है और जल्द ही इनकी सूची कांग्रेस जारी करेगी। कैमरामैन आसिफ कश्यप के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। नगर निकाय के चुनावों को लेकर अधिकारियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। निकाय के निर्वाचन को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी फील्ड पर नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर लखनऊ के निर्वाचन अधिकारी ने स्थलीय स्मृति उपवन पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और स्मृति उपवन में कंट्रोल रूम, पार्किंग व्यवस्था और रवानगी काउंटर, ये तमाम चीजें व्यवस्थित करवाने में आवश्यक दिशा निर्देश भी देते नजर आए। वहीं हमीरपुर में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। हमीरपुर की अगर बात करें तो 86 मतदान केंद्र बने हैं, 252 मतदान स्थल। जिले में मतदान को लेकर के 27 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। 7 नगर पालिकाओं सहित 124 वार्डों में निकाय चुनाव होने वाला है। समाजवादी पार्टी लोहिया और अंबेडकर के विचारों को साथ लेकर नगर निकाय और 2024 की चुनावी तैयारियों में जुट गई है। साथ ही अनुसूचित जाति को साधने के लिए जिलों में कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। रविवार को समाजवादी पार्टी बाबा साहेब अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाईलाल भारती कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी हर जिले में निकाय चुनाव को गंभीरता से ले रही है। प्रभारियों की नियुक्तियां की गई हैं और हम जरूर जीतेंगे। जो धोखा हुआ, हम 2014 में धोखा नहीं किया। समाज आज यूपी में निकाय चुनावों की घोषणा होने के बाद शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने पर पुलिस और प्रशासन ने कमर कसी है। जिले की 1 नगर पालिका परिषद और 18 नगर पंचायतों में चुनाव कराने की तैयारियों के बाबत जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल और पुलिस अधीक्षक एसटीपी अंतल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के एनफोर्स होने से लेके और लास्ट में चुनाव के परिणाम तक लगातार पुलिस के द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जाएगी और इसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इसमें दिशा निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं। जिले को 21 जोन और 42 सेक्टर में विभाजित किया गया है। इसमें 220 जो मतदान केंद्र हैं, हर केंद्र पर एक प्रभारी नियुक्त किया गया है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की रेलेवेंट सूचनाएं भी एकत्रित की जाएगी। प्रभावी प्रिवेंटिव कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी और प्रॉपर डिप्लॉयमेंट के साथ में एक टीम के रूप में काम करते हुए सकुशल, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव संपन्न कराया जाएगा। क्या बाहर से फोर्स मंगाई? बिल्कुल, इसमें बाहर से पैरामिलिट्री भी आएगी और इसमें सिविल पुलिस के साथ साथ में पीएससी का भी डिप्लॉयमेंट लगा रहेगा। देखिए, नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और कल दिनांक 11 तारीख से हमारे आरओ जो है अधिसूचना निर्गत करते हुए नाम निर्देशन पत्र लेना शुरू करेंगे। ये 17 तारीख तक चलेगा। मतदान जो है वो 4 मई 2023 को संपन्न होगा, जो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चलेगा और मतगणना जो है वो 13 मई को सुबह 8 बजे से मतगणना समाप्त होने तक चलेगी। कितने सेक्टर और कितने जोन में बांटा गया है? देखिए, पूरे हमारे जो 19 नगर निकाय हैं उसको 42 सेक्टर और 21 जोन में बांटा गया है और इसमें तकरीबन 4,57,000 मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सर, क्या मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो आज कांग्रेस पार्टी के साकेत कॉलोनी स्थित कैंप कार्यालय पर आगामी 19 अप्रैल को होने वाले जय भारत सत्याग्रह और आगामी नगर निकाय चुनावों को लेकर तैयारियों की बैठक हुई है। राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द होने पर जिला कांग्रेस जय भारत सत्याग्रह निकालने जा रही है और इस बैठक में राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने और बंगला खाली करने को लेकर कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई है। आज कांग्रेस पार्टी नगर और जिला और कुछ मुख्य लोग मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मीटिंग बुलाई। उसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो अचानक कल चुनाव डिक्लेयर हो गए नगर पालिका के और नगर पंचायत के जो है। दूसरे, हमारी एक मीटिंग हुई थी अभी पिछले 2-3 दिन पहले मेरठ में 14 जिलों की। तो हमारे प्रांत अध्यक्ष श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी ने ऊपर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का एक निर्णय हमें पढ़ के सुना कि प्रत्येक जिले में सत्याग्रह एक रैली होनी है देश के प्रत्येक जिले में और इसका 15 से और 25 तारीख के बीच का समय है, अप्रैल। उसमें हमें 19 तारीख मिली कि आपके जिले को 19 तारीख को रैली करनी है, लेकिन तब तक चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए थे।
कल चुनाव डिक्लेयर हुए तो हमें ये मीटिंग जल्दबाजी में इस वजह से बुलानी पड़ी छोटी सी कि भाई चुनाव तो हमें भी लड़ना है, कांग्रेस पार्टी भी लड़ेगी, हम दोनों चीज़ों पे विचार कर लें कि हम चुनाव कैसे लड़ें। एक बड़ा अजीब सी बात मुझे लगी कि कोई भी चुनाव जब नोटिफिकेशन जारी होता है उसके 40 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन यहाँ 24 दिन का कुल समय दिया गया। आरएलडी नेता जयंत चौधरी के डिग्री डिबेट बयान पर अमीक जामई ने समर्थन दिया है। अमीक जामई ने कहा है कि सरकार विपक्ष का सामना नहीं कर सकती, इसीलिए संसद में जेपीसी के गठन से बच रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में डिग्रियां दिखाने का फैशन सा चला आ रहा है। अमीक जामई ने कहा कि दिल्ली के तख्त पर बैठे शहंशाह किसान बिल, एमएसपी, जातिगत जनगणना, आरक्षण, बेरोजगारी, गरीबी, कॉर्पोरेट लूट जैसे अहम मुद्दों पर फंस गए हैं। इसमें लोगों को आज डिग्री का दिखाने का और देखने का बहुत शौक है। वो तब शौक है जब इस मुल्क में एक बड़ी आबादी आज भी शिक्षा से वंचित है। हमारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, बेटियां +2 के बाद ड्रॉप आउट हो जाती हैं। तो हमारा ये कहना है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने इस देश में सारे विपक्ष के साथ मिलकर इस मुल्क की दौलत पर जो लूट था, आरक्षण पे जो हमला था, संविधान पे जो हमला था, पूरे संसद में पिछली सदन में समाजवादी पार्टी का सामना भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकी, विपक्ष का सामना देश के प्रधानमंत्री नहीं कर सके, क्योंकि अदानी का जो कॉर्पोरेट लूट का विषय है ये पूरे देश का मुद्दा बन गया। ये मुद्दा जातिगत जनगणना का जो समाजवादी पार्टी ने उठाया, आज पूरे देश में मांग हो रही है कि जातिगत जनगणना कब होगी। किसानों का आंदोलन, अभी इसी दिल्ली में लाखों किसान पहुंचे 5 अप्रैल को, लेकिन किसी सरकार ने, दिल्ली में बैठी सरकार के किसी मंत्री और चीफ मिनिस्टर ने उनकी खैरियत नहीं ली। बस्ती में यूपी की सियासत का बड़ा चेहरा माने जाने वाले राजकिशोर सिंह और उनके भाई ब्रजकिशोर सिंह को बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद एक बार फिर से राजकिशोर सिंह के सियासी करियर को लेकर तमाम कयास लगाए जाने लगे हैं। चर्चा यह भी है कि बसपा, सपा और कांग्रेस जैसे दलों में रहकर अपनी राजनीति का लोहा मनवाने वाले राजकिशोर सिंह अब बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। गौरतलब है कि मायावती ने आज एकनाथ शिंदे के साथ जब राजकिशोर सिंह के भाई ब्रजकिशोर को देखा तो उनका पारा हाई हो गया और उन्होंने आनंद फानन में दोनों पूर्व मंत्री भाइयों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अनायास किसी को तकलीफ हो जाए, वो अभी जिसको आप नेता अपना मानिए उसी को तकलीफ हो जाए, तो उसमें हमारा कोई बस तो है नहीं। जो लेटर जारी हुआ है इसमें ये कहा गया कि अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियां, तो क्या इसमें आप शामिल थे? अब हमें खुद नहीं पता है कौन सी पार्टी विरोधी गतिविधियां मैंने किया। हाँ, मेरे भाई हैं, उनका जहाँ रिश्ता संबंध है, अगर वो गए उसके नाते कोई निकाला मुझे पार्टी से, तो पार्टी का दुर्भाग्य है कि हमारा दुर्भाग्य मैं नहीं जानता। महाराष्ट्र के सीएम आज आए थे अयोध्या दौरे पे और उनके साथ ब्रजकिशोर सिंह जी देखे गए, तो क्या ये एक वजह हो सकती है? अरे क्या बात, इसमें क्या कोई बात है? कोई आया है दर्शन करने, शिंदे जी की राजनीति महाराष्ट्र में है, पूरे देश में तो करते नहीं थे। वो तो भगवान रामलला के दर्शन के पहले भी आए थे, जब मुख्यमंत्री नहीं हुए थे तब भी डिम्पल उनका स्वागत किए थे, और इस बार जब वो सीएम हो गए आए तब भी उन्होंने स्वागत किया, क्योंकि उनके व्यक्तिगत रिश्ते जिससे होते हैं वो आदमी उस रिश्ते में जाता है। कहीं पार्टी के खिलाफ इन्होंने तो कोई नारा नहीं लगाया, पार्टी के खिलाफ कोई ऐसी हरकत नहीं किया। अगर उन्होंने डिम्पल के साथ साथ मुझे भी निकाला तो उनको बहुत धन्यवाद। सारस की मोहम्मद ज़ादा या आजम खान की सदस्यता। एआईएमआईएम के प्रवक्ता असीम बकार ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने सारस को जितना महत्व दिया, अगर उसका 10% भी आजम खान को महत्व दिया होता तो आजम खान की सदस्यता जरूर बच जाती। जी ने अपने ट्विटर और फेसबुक पर एक पोस्ट डाल दी सारस को रिहाई के लिए, सारस की रिहाई के लिए, और एक बहुत बढ़िया शेर भी लिख दिया। मैं तो देख रहा हूं इधर लगभग 45 दिन में करीब 25-30 बार ट्विटर और फेसबुक पर अखिलेश यादव जी ने सारस की मोहब्बत में और सारस की रिहाई के लिए अपने ऑफिशियल ट्विटर और फेसबुक अकाउंट से पोस्ट की हैं और सरकार पे दबाव बनाया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सारस से जितनी मोहब्बत अखिलेश जी को हो गई है, जितनी मोहब्बत सारस से दिखा रहे हैं, अगर इतनी मोहब्बत जनाब आजम खान साहब से दिखाई होती तो आज आजम खान साहब और उनके परिवार की जो दुर्दशा हुई है
वो दुर्दशा न हुई होती। दारुल उलूम के प्रवक्ता सूफियान नजामी ने कहा कि सभी पार्टियां मुस्लिमों का साथ पाना चाहती हैं, लेकिन उन पार्टियों को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि किस तरह से उन्हीं की पार्टी में रहकर मुस्लिम विरोधी बातें कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुसलमान सभी पार्टियों को सपोर्ट करता है, लेकिन पार्टियों को भी ध्यान देना चाहिए कि पार्टी के नुमाइंदे इस तरह की बयानबाजी ना करें। कई मर्तबा कह चुके हैं कि मुसलमानों की किसी भी पार्टी से या किसी भी संगठन से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। हम न किसी के खिलाफ कोई जहर अफशा बात करते हैं और ना हम ये किसी से कहते हैं कि किसी को वोट दें और किसको वोट ना दें। लेकिन अगर कोई पार्टी मुसलमानों के ताल्लुक से अपने जहन व दिमाग को साफ करके मुसलमानों के करीब आना चाहती है, तो ये किसी की जागीरदारी नहीं है कि वो उनको उनके करीब आने से रोके। इसलिए मैं समझता हूं कि जो भी लोग मुसलमानों के ताल्लुक से अच्छे इक़दामात करने के लिए कोशा हैं, उनको अपनी नीयत भी साफ करने की ज़रूरत है और साथ साथ उन लोगों पर भी पाबंदी लगाने की ज़रूरत है जो उन्हीं की पार्टी में रहकर मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशा गुफ्तगू करते हैं या जहर अफशानी करते हैं। पशवादून के सहसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक रिजॉर्ट में अनैतिक देह व्यापार की आशंका पर बड़ी कार्रवाई हुई है। लगभग 18 युवतियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। भारी तादाद में मादक पदार्थों का भी पुलिस ने वहां पर बरामदगी करी है। आपको बता दें कि दिल्ली, हरियाणा, गाजियाबाद, चंडीगढ़ सहित कई राज्यों से युवतियों को यहां लाया गया था। वहीं विकासनगर पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी मीडिया से जब इस संबंध में बातचीत उनकी हुई तो उनका कहना है कि अगर कोई गलत काम करता है तो इसमें या तो फिर कोई सफेद पोश शामिल ही क्यों ना हो, बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश हैं। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में अगर कोई भी गलत काम करेगा, वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ये हमारे मुख्यमंत्री जी के हमारी सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो अच्छा काम करेगा उसको जो है प्रमोशन दिया जाएगा, जो गड़बड़ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई। रुड़की के डीएवी कॉलेज के पास एडवोकेट आरके जैन के कार्यालय पर राष्ट्रीय लोकदल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उत्तराखंड राष्ट्रीय लोकदल के प्रभारी चौधरी नीरपाल सिंह। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल उत्तराखंड में मजबूत बल के साथ काम करेगा। उन्होंने कहा कि गांव-गांव में कार्यकर्ताओं को एकजुट करते हुए उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने उत्तराखंड राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश अध्यक्ष हर्षभान चौधरी जी को बनाया है और मैं उत्तराखंड का प्रभारी हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ खेल प्रकोष्ठ राष्ट्रीय लोकदल का। और निश्चित तौर से राष्ट्रीय लोकदल अब मजबूती के साथ उत्तराखंड चुनाव मैदान में उतरेगा। निकाय चुनाव मजबूती के साथ लड़ा जाएगा, लोकसभा मजबूती के साथ लड़ा जाएगा, अच्छे प्रत्याशी उतारे जाएंगे। और मेरा मानना है कि आगामी 15 दिन के अंदर अंदर राष्ट्रीय लोकदल की सभी कमेटियों का गठन कर दिया जाएगा। गांव-गांव जाकर हम सबसे मिलेंगे, सबसे बात करेंगे और सबको एकजुट कर राष्ट्रीय लोकदल की धारा में लाने की कोशिश करेंगे। देहरादून में पेपर लीक के मामलों को लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी सरकार को युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर भ्रष्टाचार के मामले को दबाने के लिए कई अन्य मुद्दों को उछालने का आरोप भी लगाया। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि नकल अध्यादेश लागू करने के बाद प्रदेश में सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। इसके बावजूद सरकार की इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फेल है और परीक्षाओं के पेपर आज भी लीक हो रहे हैं। जैसे कि आज फॉरेस्ट गार्ड का पेपर था, तो फॉरेस्ट गार्ड के आज पेपर था, कल भी मतलब गिरफ्तारी हुई है। तो पेपर होने से पहले ही गिरफ्तारी हो रही है, तो इसका मतलब कि साफ साफ जाहिर है कि पेपर लीक ही था। आज भी लीक इसलिए था जब जहाँ मेरा सेंटर था, मेरा झंडा मेला में सेंटर था, तो जब मैं सेंटर क्लासरूम में जब एंटर हुआ तो उसमें जब क्या कहते हैं पेपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सीरियल अकॉर्डिंग टू जो ए सेट है वहाँ से स्टार्ट होता था पहले। लेकिन इस बार जो है माहौल क्या कहते हैं सी से स्टार्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने। जब टीचर ने सी से स्टार्ट किया फर्स्ट वाले स्टूडेंट को, फिर सी का फिर डी चलाया गया, ऐसे मतलब ऑल्टरनेट चले गए। फिर आयोग अपने नियमावलियों से भटक रहा है। 30 जनवरी को जो प्रेस नोट जारी किया गया था उसमें आयोग द्वारा लिखा गया था कि आयोग द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें कि परीक्षाओं के प्राप्तांक अगले चरण में जो नहीं जुड़ेंगे जिस परीक्षा के उस परीक्षा में हम
रिजल्ट के साथ सारे प्राप्तांक और उनकी कट ऑफ हम जारी कर देंगे। परंतु उसके बाद 2 रिजल्ट निकले हैं, पुलिस जो सिपाही का है और उसके बाद पटवारी का है। उन दोनों रिजल्टों में ना कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं, ना ही उन्होंने नाम, फादर नेम और मार्क्स दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो भी नकल माफिया हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और इसी क्रम में उत्तराखंड में एक सख्त नकल विरोधी कानून भी बनाया गया है, और इसमें आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएं की जाती हैं उनमें लगातार पुलिस के द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जाती है। इसी क्रम में एक सूचना एसटीएफ की टीम को प्राप्त हुई थी कि जो रविवार को 9 अप्रैल को वन आरक्षी की परीक्षा होने वाली है, उसमें कुछ लोग हैं जो कि इसमें नकल कराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। तो उसी क्रम में एसटीएफ की टीम द्वारा नारसन में मंगलौर थाना क्षेत्र में एक कोचिंग सेंटर है जिस पर दबिश दी गई, और वहां से 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है जिनके नाम मुकेश सैनी और अजित पुंडीर हैं। ये पूर्व में भी नकल कराने के उसमें जा चुके हैं जेल, इनका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि हमारी जो भी परीक्षाएं हो वो पूरी तरीके से निष्पक्ष हो। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। रायबरेली में बैंक में हो रही टप्पेबाजी को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, संदिग्ध लोगों से पुलिस कर रही है पूछताछ। कई दिनों की छुट्टियों के बाद आज ग्राहकों की भारी भीड़। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला युवक का शव, राहगीरों में दहशत का माहौल, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन करी शुरू। कानपुर देहात में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद भी आग पर नहीं पाया जा सका काबू, फसल जलकर हुई खाक। बदायूं में निकाय चुनावों को लेकर प्रशासन अलर्ट, पुलिस ने निकाला पैदल मार्च, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की करी अपील। फतेहपुर में ट्रकों से बैटरी चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, ग्रामीणों ने चोरों को रंगे हाथों पकड़ा। खड़े ट्रक से बैटरी चोरी कर रहे थे चोर, 3 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सहारनपुर में छप्परनुमा घर में लगी भीषण आग, हाई टेंशन लाइन बताई जा रही है आग लगने की वजह, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। बिजनौर में ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत, घर से दवाई लेने के लिए निकली थी महिला, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमेठी में सैकड़ों बीघे की फसल में लगी भीषण आग, सूचना के बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। देहरादून में ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, देहरादून एसएसपी ने किया मामले का खुलासा, 5 खातों से 7 लाख बरामद, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। रायबरेली में हाईवे किनारे झोपड़ी में लगी भीषण आग, 4 घरों को आग ने लिया अपने कब्जे में, लाखों का नुकसान, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक, उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। कोरोना आ रहा है, एहतियात बरतिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।